उस सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मनमोहन हमारे साथ हैं, मैं किशोर रजवानी। आग्रह करेंगे आपसे कि आप मंच पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वागत है मुख्यमंत्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी शोभा बढ़ाई। आज आपकी सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आपको बधाई। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। किशोर। धन्यवाद। तो अब लोकसभा चुनाव आ गए, बदला लेने का वक्त आ गया। फूलपुर और गोरखपुर का बदला पूरा होगा। देखिए, बदला शब्द आपने एक ऐसा शब्द बोला है कि जिसको राजनीति में जिसका कोई महत्व नहीं है। दो 2019 का चुनाव नए भारत के निर्माण की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का है जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 57-58 महीनों के अंदर रखी है। एक ऐसा भारत जो गरीबी से, गंदगी से, बेरोजगारी से, किसी भी अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त हो। और निसंदेह कहा जा सकता है कि विगत 57-58 महीनों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाएं जिस द्रुत गति से आगे बढ़ी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं ने देश के अंदर बिना भेदभाव के एक नई गति पाई है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, स्वाभाविक रूप से इन उपलब्धियों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा। भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के मुद्दे होंगे। तो दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, अराजकता और विनाशकारी कार्यक्रमों के साथ, विघटनकारी अपने कार्यक्रमों के साथ इन चुनाव में आ रहा विपक्ष गठबंधन के रूप में या बिखरे रूप में, जिस भी रूप में आना चाहता है, ये दूसरी तरफ है। स्वाभाविक रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 2014 से बेहतरीन सफलता प्राप्त करके फिर से सरकार बनाएगी। तो यूपी की जो 73 सीटें थी उनसे अगर कम हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जिम्मेदारी या कम की बात कहीं से आती ही नहीं है। श्रेय तो मोदी जी को जाएगा, आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और नोट करना, आप फिर पूछेंगे कौन सीट जीतेंगे, तो मैं कह रहा हूं अमेठी और आजमगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या आपको लगता है कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा लोकसभा में, वो आपके भी 2 साल के कार्यकाल का रेफरेंडम होगा? मैं तो अपने 2 साल के कार्यकाल की सारी अपने उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड को भी प्रस्तुत करके आ ही रहा हूँ मीडिया के सामने। आचार संहिता है, इसलिए हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए हैं और बहुत सारे मामलों में मैंने तुलनात्मक रूप से भी प्रस्तुत किया है कि 10 वर्ष में क्या हुआ था, 2 वर्ष में क्या हुआ है, 5 वर्ष में क्या हुआ था, 2 वर्ष में क्या हुआ है। यह
मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी थी और जवाबदेही भी, और इसके तहत मैं अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके आया हूं। तो स्वाभाविक रूप श्रेय से फिर आपको अगर हम सफल हुए हैं तो मार्गदर्शन मोदी जी का था, उनकी प्रेरणा। केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं घोषित की, हमने सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें लागू किया। केंद्र सरकार ने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, हमने ईमानदारी से उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया। प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं जाति भेद, क्षेत्र या भाषा का भेद किए बगैर जिस प्रदेश में व्यापक अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी चरम पर थी, उस प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके आम जन को न्याय देने का प्रयास किया, आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया। तो स्वाभाविक रूप से अगर हमने किया होगा तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक है कि मेरी जो आपसे ये मुलाकात आपके कार्यकाल में हो रही है, ऐसे ऐसे पड़ावों में होती है और गजब करते हैं आप। पहली बार जब हम मिले आपसे मैंने आपसे पूछा था कि लोग कह रहे हैं नोएडा मत जाइए, बहुत अशुभ होता है। आपने बोला नहीं जाऊंगा, आप गए फूलपुर, गोरखपुर हार गए। फिर आपने कहा नहीं मैं फिर जाऊंगा, आप फिर गए कैराना हार गए। इस बार आप खुद भी चले गए, मोदी जी को भी ले गए हैं, लोकसभा चुनाव है। देखिए, गणित का एक नियम होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो मान करके चलिए कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जनरल इलेक्शन के लिए है। जनरल इलेक्शन नेशनल इश्यूज पे लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट रहे हैं, 0 + 0 = 0 का फॉर्मूला भी आप देते हैं। एक जो सवाल बार बार उठ रहा है वो आपकी पार्टी के सांसद जी ने जूता चला दिया, उन पर एक्शन हुआ नहीं। तो इतने सारे हीरो के बीच में एक जीरो आ जाए तो 72 × 0 भी 0 हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि फॉर्मूला गलत है। नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है। आपने मुझे लगता उदाहरण एग्जाम्पल गलत दिया है। यह इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई का नियम इसमें लागू नहीं होता है। इसमें वो नियम नहीं है, तो प्लस का नियम लागू होता है। अच्छा, माइनस 74 प्लस आप 0 जोड़ देंगे तो 74 ही होगा, वो माइनस भी नहीं होगा। लेकिन 5 × 0 करेंगे तो 0 होगा। समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी, बसपा 0 पाई थी, तो दोनों गठबंधन करके उनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना चाहते थे, तो 0 की तरफ जाएंगे, ये मान के चलना, और जरूर उनकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। अरे भैया, आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है, न्यू इंडिया, नया उत्तर प्रदेश। अब जाति, परिवार, इन सब वादों से ऊपर उठ कर के आगे बढ़ रहा है। आज के प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार और उज्ज्वल भविष्य चाहिए। आज के उत्तर प्रदेश के वासी को अपने जीवन स्तर, बढ़ता हुआ जीवन स्तर चाहिए, सुरक्षा का माहौल चाहिए, और वह मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने विगत 57-58 महीनों में, विगत 24 महीनों में देने में हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। और मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र या भाषा के आधार पर नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज की प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी, योजनाओं का लाभ समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। जातीय समीकरण को तो भी आप देखें तो भी मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हर संसदीय क्षेत्र में 60-40 का रेशियो होगा। 60 में भारतीय जनता पार्टी, 40 में शेष विपक्ष और गठबंधन होगा। ये हर संसदीय क्षेत्र के
ये हर संसदीय क्षेत्र का जातीय समीकरण भी होने जा रहा है। साक्षी महाराज जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने जातियां गिना दी, वर्ग गिना दिए, इतने यहाँ मेरे उन्नाव में इतने हैं, इतने इतने, इसलिए मुझे टिकट मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं जाति पे चुनाव नहीं हो रहा, वो जाति पे टिकट मांग रहे हैं। देखिए, जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये ठेका जाति का सपा और बसपा नहीं ले रखा है क्या? भाजपा का कोई सांसद नहीं बोल सकता है कि मैंने कार्य किया है जनता के लिए, और जनता के लिए अगर मैं कार्य कर रहा हूं, मेरा भी अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कार्य के आधार पर कोई व्यक्ति मांगता है तो हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार बनता है वह टिकट की दावेदारी कर सकता है। हाँ, पार्टी और संसदीय बोर्ड जिसको तय करता है, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ उसके साथ चुनाव में लड़ता है। ये पिछली बार 2017 के जब चुनाव थे, दयाशंकर जी ने एक बात कह दी, उनको पार्टी से निकाल दिया, उनको पद से निकाल दिया, चुनाव से हटा दिया। शरद त्रिपाठी जी अभी भी बने हुए हैं, उनको तो 24 घंटे में आपने निकाल दिया था दयाशंकर जी को। ये अभी भी बने हुए हैं, टिकट के दावेदार भी हैं, विचार भी हो रहा है कि उनको टिकट दिया जाए। देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय कर लेगा पार्टी के अंदर क्या निर्णय कब होना है। मुझे लगता है पार्टी को ही तय करने दीजिए। मीडिया का काम करे, हर व्यक्ति अपना अपना काम करे, अच्छा होगा। पार्टी उचित समय पर उचित कदम उससे उठाएगी। पर उनमें आपके एक विधायक भी है ना, उनको तो जूते पड़ गए। वो तो यूपी गवर्नमेंट पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी अपने आंतरिक मामलों को अपने अंदर अपने ढंग से समय आने पर अवश्य सुलझा देगा। यानी उनको टिकट मिल भी सकता है, ये समझे? मैंने क्या कहा, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड वह स्वयं तय करने में सक्षम है। योगी जी, 2 दिन से प्रियंका जी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, नाव यात्रा के थ्रू जा रही हैं, पूरे पूर्वांचल बनारस तक जाएंगी। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी मेहनत वो कर रही हैं, गांधी परिवार की वो सिंबल है और प्रचार धुआंधार कर रही है, पूरा टाइम देने को फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तो अच्छी बात है भाई अगर मुझे प्रचार करने का अधिकार है तो राहुल जी और प्रियंका जी को क्यों नहीं? मैं अपनी पार्टी के लिए करूंगा, वे अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन एक बात सच है, जिस कार्य को नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, मोदी जी ने 4.5 वर्षों के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा की उस परिकल्पना को साकार किया है। अब कांग्रेस को कम से कम गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नेता स्वयं उसी मां गंगा की यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, मां गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी भी होते और उनका गठबंधन के सहयोगी अखिलेश जी और मायावती जी भी होती, एक साथ यात्रा ये लोग करते और फिर मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते कि जिस कार्य को ये लोग इतने वर्षों तक नहीं कर पाए। 1947 से लेकर के कमोवेश 1989 तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। 1989 से लेकर के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ महीनों के लिए थी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार 2 बार रही, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर रही। 4 बार समाजवादी पार्टी को, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को, और सर्वाधिक समय तक प्रदेश में शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ। बदले में इन्होंने क्या दिया? गंगा को प्रदूषण से पूरी तरह गंगा की धारा को अवरुद्ध कर दिया था। 2013 तक गंगा जी वहां तक पहुंच गई थी जब महाकुंभ का आयोजन था। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आते हैं और गंगा जी में गंदगी देख करके, दुर्व्यवस्था को देख करके, गंगा जी में जल न देख करके बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी करते हैं। और इस बार भी कुंभ था और कुंभ के अवसर पर भी फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे।
उन्होंने वहाँ की अविरलता निर्मलता को देखा, व्यवस्था को देखा, गंगा जी में डुबकी भी लगाई, आचमन भी किया, गंगा जल भी लेकर के गए। तो कम से कम अब तो विपक्ष को मोदी जी की ये देखना चाहिए कि जो कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसको मुमकिन किया। यानी मोदी हैं तो मुमकिन है। और मुझे लगता है ये देश के लिए और दुनिया के लिए एक संदेश है। मैं प्रियंका जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गंगा जी की यात्रा की है और गंगा जी में यात्रा वाराणसी तक कर रही हैं। अच्छा है, स्वागत है। किससे चुनौती ज्यादा है, राहुल जी से या प्रियंका जी से? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। चुनौती कांग्रेस इसलिए भी नहीं है, कांग्रेस के पास यूपी में कुछ भी नहीं है। उनके पास बची कुची 2 सीटें थीं। मुझे लगता है कि इस बार उनके लिए भी उनको जूझना पड़ेगा। एक संकट उनके सामने इन सीटों को बचाने के लिए होगा। कांग्रेस हमारे लिए संकट नहीं है, लेकिन जिनके लिए संकट है उनका उतावलापन आप देख रहे होंगे। तो आपको लगता है कि यूपी में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो अब बाइपोलर की जगह त्रिकोणीय होने की स्थिति में आ गया है प्रियंका जी की एक्टिविटी के बाद? देखिए, हाँ, कुछ जगहों पर त्रिकोणीय व संघर्ष को जरूर करेंगे। जहां पर ठोक बजा करके अच्छा कैंडिडेट देंगे तो वहां पर तो त्रिकोणीय संघर्ष में वे लोग अपने को लाने में कुछ जगह सफल होंगे। लेकिन शेष जगह पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस वेब में जो मोदी जी के प्रति है और मोदी जी की उपलब्धियों से जो सुनामी आएगी, इस सब सुनामी में आप देखेंगे कि सपा बसपा का गठबंधन हो या कांग्रेस का गठबंधन, ये सब उड़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं इनका वजूद दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आपने कहा अच्छा कैंडिडेट हो तो चुनौती होगी या त्रिकोणीय होगा। सावित्रीबाई फुले जी अच्छी कैंडिडेट हैं? मैंने कहा भाई, कांग्रेस का विषय है, वो आज कांग्रेस में, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, अब इंतजार कर लीजिए। प्रत्याशी दे ही दिया उन्होंने। वो कह रही थी कि वो योगी जी की वजह से छोड़कर गई है बीजेपी। ठीक बात है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे मेरे वजह से जाएंगे, बहुत सारे मेरी वजह से आएंगे, ये भी तो होगा। ये 6 कौन सी छोड़ रहे हैं आप उनके लिए? आप 74 कह रहे हैं, 6 क्यों छोड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश की राजधानी जो राजनीति है, ये राजनीति विपक्ष विहीन कर दी जाए? कुछ तो वजूद रहना चाहिए। 4-6 लोग इसलिए भी होने चाहिए कि बाई चांस कभी कंधा देना हो तो उसमें से उन लोगों का उपयोग किया जा सके, उन लोगों को। लेकिन आपने गिने हुए ना, आपने गिने हुए 74, तो 6 कौन से हैं जो आपको लगता है कि नहीं जीत पाएंगे? देखिए, 80 में से 74+ का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम उन लक्ष्यों को लेकर के अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर तो तभी जीत सकते हैं जब योगी जी लड़ें। आप लड़ेंगे क्या? जो भी लड़ेगा ये मान के चलिए कि मैं ही लड़ूंगा। यानी वो मंदिर का कैंडिडेट होगा? देखिए, जो भी होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। मुख्यमंत्री जी, लिस्ट आज आने की उम्मीद है, भाजपा की कैंडिडेट्स की लिस्ट। तो इसमें आप मुख्यमंत्री हैं, 2 साल से पुराने राजनीतिक रहे हैं, आपके कितने राय मशवरा हुई, आपके कितने नॉमिनीज होंगे इस लिस्ट में? भाई, सभी हमारे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमारा अपना कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को लेकर के जो भी प्रत्याशी आएगा वो हमारा प्रत्याशी होगा और उस प्रत्याशी को जिताने का नैतिक दायित्व तो हमारा है और भारतीय जनता पार्टी उसी उद्देश्य से कार्य करेगी। आज आ रही है लिस्ट? आ जाएगी? चल रही है, आज संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इस पर चर्चा होगी। ये 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है? देखिए, भारत, सबसे पहली बात यह कि हिंदू शब्द आप किसके लिए उपयोग करना चाहते हैं, इसके बारे में पहला तो इसी पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप पौराणिक कालखंड में जाएंगे तो
हिमालय से समुद्र पर्यंत तक विस्तृत भूभाग हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप में हिंदू है। मुझे लगता है हज यात्रा करने के लिए जब कोई मुस्लिम जाता है तो हिंदू नाम से ही संबोधित किया जाता है। अगर उसमें आप जाएंगे तो भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र है। अगर आप जाति, मत और उपासना विधि के आधार पर कहेंगे तो भारत ने एक संविधान स्वीकार किया है। इस संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है। और मोदी जी ने जो बात कही थी 2013 में, सबका साथ सबके विकास का, भारत की जो वैदिक अवधारणा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए और उसके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है। और भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया की जैसे एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज से 5 वर्ष पहले दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था थी और आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज के दिन पर भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। आगामी 2 वर्ष के दौरान भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। आप अनुमान कर लें कि दुनिया के टॉप के जो 3 देश होंगे जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक विकास दर के साथ आगे बढ़ रही होगी, उसमें से भारत एक होगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। दूसरा, भारत आज वो भारत नहीं कि कोई भी भारत के अंदर घुसपैठ करके भारत के नागरिकों या भारत के सैनिकों पर हमला कर सकें। आज वो भारत है जो दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर के बातचीत करने का मादा रखता है और दुश्मन की माद में घुस करके उसको जवाब देने का मादा रखता है। भारत की सामरिक ताकत का एहसास भी मोदी जी ने कराया है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है। इस नए भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का दायित्व भी हर भारतीय नागरिक का संकल्प होना चाहिए। ये चुनाव पार्टी का नहीं, भारत के लिए। भारत एक ऐसा भारत जो दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में गौरव के साथ आगे बढ़ सके, जिस पर भारत की 130 करोड़ की आबादी गौरव की अनुभूति कर सके। और नेतृत्व के मामले में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा इस प्रकार का नेतृत्व नहीं जो भारत को एक गौरव उपलब्ध करा सके। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य आगे बढ़ेंगे, कुशलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो मोदी जी का एयर स्ट्राइक की योगी जी की इनकाउंटर पॉलिसी, वोट कौन ज्यादा दिलाएगी? देखिए, दोनों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर गुंडे और अपराधी व्यवस्था पर हावी होकर के चुनौती देते थे व्यवस्था को, उस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इनकाउंटर पॉलिसी बहुत आवश्यक थी और आज भी है। हमने अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात कही थी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर एक विश्वास का वातावरण दिया है, सुरक्षा का एक वातावरण दिया है। कुंभ जैसे पर्व को कुशलतापूर्वक संपन्न करके एक सुरक्षित और स्वच्छ कुंभ का एक संदेश देने में सफल हुए हैं। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जिस कुंभ के आयोजन में आते हैं, कुंभ का मतलब एक मानसिकता बन चुकी थी लोगों की। कुंभ का मतलब भगदड़ में 200-400 लोग मरेंगे। कुंभ का मतलब जहां भीड़ होगी तो गंदगी होगी। पहली बार कुंभ की उस अवधारणा को प्रदेश ने बदला है। कुंभ का मतलब स्वच्छता, कुंभ का मतलब सुरक्षा, हम उसको देने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जो अपराधी कभी मुख्यमंत्री के घर में आकर के, कार्यालय में आकर के सम्मानित होते थे, आज वे गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं कि भैया जान बख्श दो, मैं ठेला चला करके अपने परिवार की को पेट पाल दूंगा। आज वह किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को धमकी देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। 12,000 से अधिक अपराधियों ने सरेंडर किया कोर्ट में जाकर के। पुलिस मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी मारे गए। कहीं कोई फेक इनकाउंटर नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी कार्रवाई सख्ती के साथ की गई। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन उस सब के बावजूद
प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में केरान और कांधला जैसे कस्बों से व्यापक पलायन हो रहा था, मुझे प्रसन्नता होती है कि वास्तव में राजनीति में आना हमारा सार्थक हुआ जब मैं देखता हूं कि केरान और कांधला में वापस हमारा जो बंधु भाग गया था वापस आकर के अपने घरों पर फिर से काबिज होता है और अपने व्यापार को और अपने कारोबार को फिर से उसी निर्भीक होकर के चलाता है। हमें लगता है राजनीति में हम सबका आना सार्थक है। वह प्रदेश उस अराजक और गुंडा राज में तब्दील प्रदेश में इनकाउंटर पॉलिसी बहुत आवश्यक थी और भारत जैसे देश के लिए, जिसकी एक बड़ी सीमा अपने दुश्मन देशों से लगी हुई हो, उस देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी आवश्यक है। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में गौरव हासिल किया कि 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक सफलतापूर्वक भारत ने करके अपने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ करके रख दिया है। एक आलोचना जो होती है कि आपका कानून का डंडा बहुत सख्त चलता है, लेकिन अब जैसे चंद्रशेखर जी जो हैं भीम आर्मी वाले, उन पे तो आपने रासुका लगा दिया और बुलंदशहर में जो पुलिस कर्मी की मृत्यु हुई उधर रासुका नहीं लगाया। ये तो अलग अलग पैमाना हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि तथ्यों पे ही ज़्यादा बात की जाए तो अच्छा होगा। हमने दोनों जगह दोनों प्रकार की उस पर कार्रवाई की। सहारनपुर में दोनों वर्गों पर हम लोगों ने NSA लगाई। 6 लोग थे, 3 एक वर्ग के, 3 दूसरे वर्ग के। जिन्होंने उपद्रव किया था उन पर हम लोगों ने NSA वहां पे लगाया। बुलंदशहर की घटना के लिए, गौ कसी के लिए जो जिम्मेदार थे उनमें NSA लग चुका है क्योंकि उनकी बेल अर्जी पड़ चुकी थी। और जैसे ही दूसरे पक्ष की भी बेल अर्जी पड़ेगी, NSA की कार्रवाई उस पर भी होने जा रही है। हम कोई उधर भी NSA की कार्रवाई उस प्रक्रिया का हिस्सा है, उस प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कार्रवाई आगे चलेगी। क्योंकि मैसेज ये जाता है ना कि उन पर तो होगी, उन पर कोई भेदभाव नहीं है। जो अपराधी है वो अपराधी है। अपराधी से सख्ती के साथ निपटना, और मैंने पहले भी कहा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कार्य कर रही है। हमने प्रदेश के अंदर इस परसेप्शन को बदलने में इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि पुलिस को एक फ्रीडम दी। आम जन की सुनवाई होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी अगर पुलिस ने भी गलत कार्य करने का प्रयास किया तो सख्ती के साथ वहां पे कार्रवाई करने में भी कोई हिचक हमने नहीं की है। इसलिए ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है। और लिंचिंग से जो डरे हुए लोग, कोई मॉब लिंचिंग की एक भी घटना विगत 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। देश भर में अब लोकसभा चुनाव, देखिए मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। हाँ, इसलिए सपा बसपा की सरकार के समय अगर आप देखें, सपा बसपा के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 1000 दंगे हुए हैं यूपी में, हजारों लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की एक उपलब्धि है। तो आप उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे या देश भर में जाएंगे स्टार कैंपेनर बनकर? पार्टी जहां हमें लगाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में भाग लेंगे। तो ये यहाँ की 74 के अलावा और कितनी सीटें दिला रहे हैं पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर पूरे देश के अंदर 300 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। गठबंधन को लेकर के आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो ये जो बाकी दलों का क्या होगा? बाकी दल तो दलदल में फंस चुके हैं। इनकी अराजकता, इनके भ्रष्टाचार, कौन सा ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस और उसके गठबंधन ने छोड़ा हो? ये जो नैतिकता की बात करते हुए बड़े बड़े ठेकेदार आज कांग्रेस के घूम रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए, जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो या पाताल हो, कहीं कोई ऐसा चीज बचा है जो घोटालों में न रहा हो? वो कहते हैं राफेल है। दूसरा, मोदी जी का कार्यकाल, लगभग 15 वर्षों तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री सफलतापूर्वक उन्होंने देश का संचालन वर्तमान में कर रहे हैं। एक भी आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह को छोड़ दें तो एक भी आरोप मोदी जी के ऊपर नहीं लग सकता कोई भी। कांग्रेस के समय में कोई दिन ऐसा रहता था जिस दिन कोई एक घोटाला ना होता हो। 2G का हो, DG का हो, DG का मतलब दामाद जी का है। तो ये सारे घोटाले रोज रोज चलते थे। अलग अलग घोटालों की नई श्रृंखला देश के अंदर उन्होंने दी, कॉमनवेल्थ गेम्स के हों या फिर अलग अलग उसमें आप देखें घोटाले। और प्रदेश में भी सपा बसपा की सरकार के समय कौन सा ऐसा घोटाला है, कौन सा ऐसा वो जिसमें भर्ती का घोटाला हो, स्मारक का घोटाला हो, खाद्यान्न का घोटाला हो, या फिर घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त है।
आखिर इन घोटालों से देश की प्रगति बाधित हुई, इन घोटालों से एक गरीब का, एक किसान का अहित हुआ है। नौजवान की नौकरी पर इन लोगों ने सेंध लगाने का कार्य किया, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का पाप इन्होंने किया है। इसलिए यह देश इन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। अब तो आपकी सरकार की बात होगी ना। आप उनकी नौकरियां, चलो उन्होंने नहीं दी, वो तो हार गए चुनाव। अब वो कह रहे हैं आपने कौन सी नौकरियां दे दी? हमने दी। आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 45 साल में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। हमने नौकरी दी है। मैं आंकड़े आपको देता हूं। 2 वर्ष में 2.25 लाख सरकारी नौकरी हमने दी है। वो तो 2-2 करोड़ की बात फिर मैं क्या कर रहा हूं, 2 करोड़, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 23 करोड़ है। नहीं, देश भर में स्वाभाविक रूप से अगर परिवार की आप बात देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल 4.5 करोड़ परिवार होंगे, तो 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान हो ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। और देश के अंदर भी, मैं उत्तर प्रदेश की पहले बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर 2.25 लाख नौकरी हम लोगों ने दी। 15 लाख से अधिक नौजवानों को, अगर आप सपा बसपा के कार्यकाल को देखेंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी की 2007 से 2012 के बीच सरकार थी। प्रदेश के अंदर कुल निवेश हुआ है 56,000 करोड़ का। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी। इन 5 वर्षों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश प्रदेश के अंदर हुआ 57,000 करोड़ रुपए का। प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्षों से हमारी सरकार है। पहले इन्वेस्टर समिट में 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक धरातल पर उतर चुका है। 15 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार उसके माध्यम से हम लोगों ने दी है। प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, देश के परंपरागत उत्पाद के लिए जो कार्यक्रम हम लोगों ने बढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1,78,000 नौजवानों को केवल हम लोगों ने बैंक से सस्ते दाम पर लोन की सुविधा दी है। इसके अलावा 5 लाख अन्य लोगों को विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके उन्हें भी इसके माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया है। और प्रदेश के परंपरागत रूप से अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर नाई है, मोची है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, या फिर इस प्रकार के जो हलवाई है, ये जो अपने परंपरागत पेशे से, यानी जिसको आप एक खानदानी कार्य लोगों का जो था, उन कार्यों के साथ जुड़े हुए लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। कोई पूछता नहीं था। हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उन लोगों के लिए एक योजना बनाई। इसके माध्यम से उनकी एक निश्चित प्रशिक्षण के दौरान मानदेय के साथ साथ टूल किट उपलब्ध कराना, और फिर उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ करके अपने स्वयं के कारोबार को आगे बढ़ाना। 24 जनवरी 2019 से हमने योजना प्रारंभ की, और मुझे प्रसन्नता कि पहले दिन 15,000 लोगों का प्रशिक्षण पूरा करके उन्हें टूल किट उपलब्ध कराया। 1 लाख से अधिक परिवारों को अब तक हम इस योजना के साथ जोड़ चुके हैं। ये वे योजनाएं हैं जो प्रदेश के अंदर उन गरीबों का जो आजादी के बाद से उपेक्षित थे, कोई पुरसहाल नहीं, क्योंकि उनका वोट बहुत छोटा था, कोई उनके बारे में पूछता नहीं था, उनकी वॉइस नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनको एक आवाज दी है। बनटांगिया गांव के लोग, 54 ऐसी बस्तियां आजादी के बाद से जिन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई थी, हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मुसहर जाति के लोग सबसे बदहाल स्थिति में थे। जिस जमीन पे झोपड़ी उनकी है, उस जमीन का भी पट्टा उनके नाम पर नहीं, न राशन कार्ड, न विद्युत, न उनके पास मकान है, न उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा है। हमारी सरकार ने उनके लिए जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में 54,000 हेक्टेयर लैंड को हम लोगों ने भूमाफियाओं के पिछले 15 वर्षों से सपा बसपा सरकार के समय इनके सत्ता के प्रश्रय प्राप्त माफियाओं ने जो जमीनें कब्जा की थी, सरकारी जमीनों को जो गरीबों को मिलनी चाहिए थी, उनके कब्जा से मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। फिर मैंने इन गरीबों को उनके मकान बनाने लायक जमीन पट्टा दे करके उन्हें मकान के पट्टे उपलब्ध कराए, मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मकान के अलावा उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए, हेल्थ के कार्ड उपलब्ध कराए गए, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सुविधाएं उन गरीबों को जो आजादी के बाद से ही वंचित थे, इनको हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन की। हमने रोजगार भी दिया, लोगों को स्वावलंबन की ओर, महिला स्वयंसेवी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो प्रारंभ हुआ, कितना सफलतापूर्वक कार्यक्रम चला। उत्तर प्रदेश के अंदर
2,16,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह बनाकर के 22 लाख महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक रिवॉल्विंग फंड हम उनके अकाउंट में देकर के उन्हें किसी न किसी कार्य के साथ जोड़े हैं। ये जो प्रोग्रेस है ये प्रदेश के अंदर की है और मुझे लगता है देश के अंदर भी इसी प्रकार के आशातीत परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हुए हैं। आज चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की हो, मेक इन इंडिया की हो, या फिर ऐसी अनेक योजनाएं जिसने नौजवान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने और जीवन स्तर को उठाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो नामुमकिन था वो आज मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। इसीलिए स्टार प्रचारक हैं आप, आपको सब कुछ याद रहता है, सब कंठस्थ रहता है। ये बताइए, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको, सांसद, अब तो मुख्यमंत्री कार्यकाल चला रहे हैं, 2024 में अगर पार्टी कहती है प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो ग्रहण करेंगे? देखिए, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। नहीं, पार्टी देगी ना। मैं देखिए एक सामान्य योगी हूं और मैं प्रदेश की जनता की सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। सामान्य योगी कहाँ हैं आप सामान्य योगी कैसे हुए? क्या बात करते हो भाई, मैं पहले एक योगी हूँ, योगी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ और सेवा आप संभवतः, चूंकि आपने धर्म के क्षेत्र में आपने कभी प्रवेश नहीं किया, लेकिन हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो पहला कार्य हमारे लिए सेवा का ही दिया जाता है। 6 साल, 10 साल, 12 साल व्यक्ति को पहले सेवा के कार्य के साथ ही जोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे के कार्य उनको दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी सेवा की है, पहले मठ में रह के सेवा की है, संप्रदाय में रह के सेवा की है। आज देश के सबसे बड़े राज्य 23 करोड़ जनता की सेवा का उत्तरदायित्व, धर्म का जो पहला पाठ है उसको हम कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है, मुझे आत्मिक प्रसन्नता इस बात को लेकर के होती है कि जो गुंडे, जो अपराधी पहले सिर चढ़ करके बोलते थे, पुलिस आगे भागती थी, पीछे से गुंडे दौड़ाते थे, आज वे गुंडे भागते हैं, पुलिस को देख करके दौड़ते हैं। एक परसेप्शन प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान आज गौरव की अनुभूति कर सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरा, सपा और बसपा ये सरकार चला रही थी क्या? ये सरकार चलती थी? यानी सरकार के नाम पे मजाक थे, लोग तो नमूने थे सरकार के। तो फिर इनके गठबंधन को इतना समर्थन अराजकता इन्होंने फैलाई थी, फिर इनके गठबंधन को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? मैं क्या कर रहा हूं, हमें कोई भयभीत नहीं है, कहीं भयभीत नहीं है। हम सपा बसपा के गठबंधन से भयभीत हुए लोग हैं। थोड़ा प्रियंका गांधी सक्रिय होती है तो धमकी थ्रेट शुरू हो जाती है, उनकी धमकी शुरू होती है। हम लोगों में कोई भय नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, अच्छा होता कांग्रेस भी उसमें शामिल होता, एक साथ इनसे बहुत कायदे से निपटते, जिससे प्रदेश की जनता सुकून की नींद सो पाती बहुत आराम से। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत है। हमें प्रसन्नता है इस बात की कि इन 2 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फ्लैगशिप स्कीम थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा था कि विकास का लाभ हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। सपा की सरकार के समय, उनके 2.5 वर्ष के कार्यकाल में, जब मोदी जी की सरकार आ गई थी, उसके बाद का जो कार्यकाल उनको प्राप्त हुआ था, उस दौरान उनकी सरकार ने प्रदेश के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 83,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान सैंक्शन किए थे। दिए नहीं थे, मकान सैंक्शन हुए थे, जिसमें 63,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 20,000 शहरी क्षेत्र में। और मुझे प्रसन्नता है, उनके 2.5 वर्ष में 83,000 दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। और मुझे प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 2 वर्ष के दौरान 23,82,000 परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रारंभ किए थे। और सचमुच इस देश में न केवल एक गरीब की इज्जत की रक्षा के लिए, हमने इसीलिए प्रदेश के अंदर इसका नाम इज्जत घर रखा, लेकिन प्रदेश में इसकी बड़ी भूमिका थी, देश के अंदर बड़ी भूमिका थी। एक गरीब के सम्मान की रक्षा, गरीब के स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए और नारी गरिमा की रक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी भूमिका थी। प्रदेश के अंदर 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 30 नवंबर 2018 तक
31 मार्च 17 तक इन लगभग 2.5 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मात्र 40 लाख परिवारों को शौचालय बन पाए थे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 2,49,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने और बेसलाइन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश को ODF घोषित करने में सफलता प्राप्त की। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को हम विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में सफल हुए। इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सेवा को धर्म मान करके हम लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़े हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई लॉन्ग लपेट हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 3,55,00,000 परिवारों को राशन कार्ड, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का हम लोगों ने दिलाया है। जब मैंने आकर के देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ जगह भूख से मौतें हो रही थी, तो भूख से मौतों के बाद मैं निरीक्षण करने के लिए गया। मैंने पूछा राशन कार्ड कहाँ चले गए, तो पता लगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग थे इन सब के पास राशन कार्ड, अंत्योदय के राशन कार्ड पड़े हुए थे। एक साथ प्रदेश में जांच करवाया था, 36 लाख फेक राशन कार्ड पकड़े गए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है प्रदेश के सभी 3,55,00,000 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार के पास अंत्योदय या पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड हमने दिया है और हर गरीब खाद्यान्न की सुविधा से, हर दिव्यांग पेंशन का भागीदार, हमने उसकी पेंशन की राशि भी बढ़ाई दी, उसको पेंशन भी दी। हर वह वृद्धजन जो पात्रता की श्रेणी में आता है 100% हमने उसको योजनाओं से आच्छादित किया। हर निराश्रित महिला जो विधवा थी, पहले नियम था कि 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन मिलेगा, हमने कहा विधवा है उसको पेंशन मिलना चाहिए, कोई सीमा नहीं, विधवा है उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराओ। और ये हमने प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू करने में सफलता प्राप्त की, इसलिए क्योंकि सेवा को हमने धर्म मान करके हम लोग तब फिर राजनीति में आए हैं कि और राजनीति हमारे लिए पैसा नहीं है, लूट खसोट का साधन नहीं है, रिश्वतखोरी का माध्यम नहीं हो सकता है जो सपा बसपा की सरकार में होता था। योगी जी, आपने कई स्कीम्स गिनवाए, कई पॉलिसीज बताई जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुबह बताई 2 साल पूरे होने पे, लेकिन एक जो अन्न पशु की समस्या है, जो स्ट्रे कैटल, जो आपकी पॉलिसी का ही रिपरकशन है जो स्लॉटर हाउसेस के प्रति थी, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मुद्दा बनते जा रहा है। उनके फसल खराब हो रही है, उससे कैसे निपट रहे हैं और आपको लगता है कि आप वोट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? आप 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको कम से कम अपडेट रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अवैध बूचड़खानों को हमने बंद कराया है और अवैध बूचड़खानों में तमाम अवैध कार्य होते थे। NGT भी इसको रोकने के लिए कही थी, बंद करने के लिए कही थी। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में डायरेक्शन जारी कर रखी थी। पिछली सरकारों में इतना विल पावर नहीं था कि वे अवैध बूचड़खानों को रोक सके। हमने रोका, लेकिन रोकने के बाद हम लोगों को लगा कि बड़ी मात्रा में निराश्रित और आवारा गोवंश के कारण बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों पर और खेतों में किसानों को नुकसान हो रहा है। हमने जून 2018 में इसके लिए एक पॉलिसी पहले बनाई। हमने कहा इस समाज के द्वारा दी गई एक आपदा है, समाज इसमें आगे बढ़े, सरकार इसमें पीछे सपोर्ट करे। हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसके बारे में मीटिंग ली, कार्रवाई प्रारंभ की। 6 जनपदों में अच्छा काम हुआ, शेष जनपदों में अच्छा काम हो नहीं पाया। ये आपदा बनती जा रही थी तो हमने फिर इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ की और इसके बाद हम लोगों ने जितने भी कांजी हाउस थे, जितने भी पेंजड़ा पोल थे, जितने भी पुराने गौचर भूमि थी, क्योंकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में हम लोग पहले ही 54,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं से मुक्त करा चुके थे और फिर हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ किया। पैसे की समस्या थी तो विदेशी शराब पे एक सेस अतिरिक्त हम लोगों ने लगाया, उससे पैसा लिया। मंडी शुल्क समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए था, हम लोगों के समय में यह मंडी शुल्क बढ़कर के 1800 करोड़ रुपया हो गया। यानी इतनी आय अतिरिक्त बढ़ी है। कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया हम लोगों ने, बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने टैक्स छूट भी दी, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी आय में वृद्धि हुई क्योंकि चोरी हम लोगों ने रोकी और उसका परिणाम है आज मंडी समिति, सेस से मिला पैसा और अन्य पैसों को मिला करके हम लोग प्रदेश के हर जनपद में अस्थाई और अस्थाई गौ आश्रय स्थल बना चुके हैं और आज के दिन पर लगभग 4 लाख निराश्रित गोवंश हमारी गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में रह रही है। अन्ना प्रथा का समाधान एक प्रकार से हो चुका है
अब हम इसके संवर्धन की ओर जाए। अभी संरक्षण के लिए हमने कार्य किया है, और संवर्धन के लिए ये गोवंश कोई 100 ग्राम दूध देती है, कोई 200 ग्राम देती है, कोई 300 ग्राम देती है। अगर यही गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध देगी तो कोई किसान सड़कों पे छोड़ेगा नहीं। तो हमने दो और हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। एक सेक्स सीमेंट के लिए जिसमें बछिया ज्यादा पैदा हो, स्वाभाविक रूप से बछड़े की उपयोगिता कम हुई है, तो उस दिशा से एक उधर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरा हमने IIT कानपुर से भी, IIT BHU से भी इस बारे में कहा है, क्या ये संभव है गोबर गैस जो बनती है, इस गोबर गैस को रिफिलिंग की सुविधा हो जाती है अगर LPG के सिलेंडर में, तो इसके नाइट्रोजन का उपयोग अलग हो सकता है, से CNG का उपयोग हम करते हुए उन परिवारों को दे जिनके पास गोवंश होगा। कंपोस्ट अलग उपयोग हो सकता है, गैस का उपयोग अलग हो सकता है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है। अगर हम सफल होंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईंधन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग करने में सफल होंगे। और मुझे लगता है फिलहाल अन्ना प्रथा से हम प्रदेश के किसानों को काफी राहत दे चुके हैं। योगी जी, मैं फिर से एक पुराने प्रश्न पे आऊँगा। जो लिस्ट की बात हो रही थी, तो आज का ज्वलंत मुद्दा भी है, सब लोग भाजपा की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपके दर्जनों मंत्री हैं, कितने मंत्रियों को आप छुट्टी देंगे चुनाव लड़ने के लिए? कौन मंत्री आपके चुनाव कितने लड़ने? देखिए, जहां पर आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी उसकी रणनीति तय करेगी। और मुझे लगता है कि अपने तुरुप के पत्ते हमेशा खोले नहीं जाते हैं, वक्त आने पे काम लिए जाते हैं। और जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी वहां पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा। आपने अपना भी जवाब नहीं दिया कि आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री वाले सवाल पे पूछा तो आपने मुझसे ही कह दिया कि मेरा धर्म में प्रवेश नहीं। अधर्मी नहीं है हम। मैंने आपको अधर्मी नहीं कहा भाई, मैं कैसे ऐसा नहीं कर सकता। पत्रकार धर्म ही थोड़ा बहुत निभाले हैं, वही मिल जाए कुछ। जो आपका धर्म है वो आपने कहा, जो मेरा धर्म है वो मैंने कहा। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में पत्रकार धर्म तो छोड़िए, जनता भी सवाल नहीं पूछ सकती। पूछते हैं तो उनको देशद्रोही बता देते हैं। अब भाई जो आपको वोट नहीं देता वो देशद्रोही थोड़ी हुआ? ऐसा कहीं नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितने स्तर पर दी है, मुझे लगता है वो बेमिसाल है। लेकिन कोई भारत के संविधान को न मानता हो, कोई भारत के टुकड़े करने की बात करता हो और जश्न मनाता हो इस बात को लेकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे देते हों, क्या उनकी पूजा की जाएगी? हैं तो स्टूडेंट ही है ना, छात्र। आप भी छात्र हैं। देखिए, छात्र देश की युवा ऊर्जा का आधार है। उनको समझाया जा सकता? समझाने की सारी तैयारी, सारी कार्रवाई हो रही है, सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति भारत के टुकड़े की बात करता है, आतंकवादियों के समर्थन में खुलेआम वो लोग तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना जो नारे लगाने वाले। मैंने क्या कहा, कोई भी हो, आतंकवाद को, भारत विरोधी तत्वों की प्रति सहानुभूति रखता हो और भारत के टुकड़े करने की बात करता हो, मुझे लगता है उसको सम्मानित नहीं किया जा सकता है। उसके प्रति जिस भाषा में उस समझेगा उस भाषा में उसका जवाब दिया जाना चाहिए, और हम लोग उसी भाषा में उसका जवाब भी देंगे। वो एंटी रोमियो स्क्वाड जब चला था तब भी लोग डर गए थे। एंटी रोमियो स्क्वाड यह उन सौदे किस्म के लड़कों के लिए था, उन सौदों के लिए था जो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उनको समझाने का एक तरीका था, उन पे किसी पे देशद्रोह नहीं लगा, उनको समझाया गया। मैं आपको बताऊं, कार्रवाई तो हमने केवल 5000 के आसपास की। 14 लाख से अधिक नौजवान ऐसे थे जिनको समझा करके उनके परिवार वालों को सौंप करके कहा गया कि अपने इस लड़ना को समझा दो थोड़ा, कि थोड़ा कैसे चला जाता है परिवार में, इसको थोड़ा संस्कार भी दो। और समझाने का कार्य हुआ, काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बबुआ किस्म के लोग हैं जो सड़कों पे जाके सीटी बजाते हैं, चौराहों पर बजाते हैं, उनको ठीक करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत आवश्यक था, और वो आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज न चल रहा, अभी भी चल रहा है। कि देश को डंडे की जरूरत है, सब बिगड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति जागरूक है। और मुझे प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। हमारी युवा ऊर्जा, देश की इस ऊर्जा का उपयोग, इस प्रतिभा का उपयोग अगर हम राष्ट्र निर्माण के नए प्रवर्तमान अभियान के साथ करें
और यह ऊर्जा देश के निर्माण के साथ जिस तेजी के साथ लगी है, आज उसका परिणाम है कि बेहतर परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी वर्ग को डरने की किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। यही तो सुशासन है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, शासन की योजनाएं गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के आधार पर बन रही हैं। ये भेद नहीं किस परिवार का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है या किस मत और मजहब का है। अगर भारत का नागरिक है, भारत की परंपरा पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत के विधान पर विश्वास करता है, तो भारत के संसाधनों पर भी भारत के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसका पक्षधर है। हम कांग्रेस की इस भाषा को नहीं बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है कि हम देश के संसाधनों को किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष की गिरवी नहीं लगने देंगे और न इसके बारे में कोई स्लोगन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, अन्य लोगों के लिए परिवार सर्वोपरि है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके लिए अपना परिवार सर्वोपरि है। देश की कीमत पर ये लोग अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। राजनीति देश की कीमत पर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति कर रही है। यही मुख्य अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। 2014 और 2019 में क्या फर्क है चुनावों में? 2014 जिस रणनीति से लड़ा था, अब आपको जवाब 2014 में मोदी जी का नाम था, 2019 में मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम दोनों देश के सामने है। और मुझे लगता है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी या फिर जितने भी ये दल हैं, आपका कितना योगदान है? मैं वही बोल रहा हूं ना, ये जितने भी दल हैं, इन सब के लिए जो नामुमकिन था, आज अगर वो मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और मुझे लगता है यह संभव हो पाया है। हम लोग इस अभियान के एक सिपाही हैं और उस सिपाही होने के नाते जो भी योगदान हमारे स्तर पर होगा, मां भारती के चरणों में समर्पित होकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में अपना योगदान देंगे। संसद में आप इतने साल रहे, आप तो इन सब विपक्ष के नेताओं से मिलते जुलते भी रहे। इनमें सबसे व्यक्तिगत तौर पर सबसे काबिल कौन लगता है आपको विपक्ष वालों में? काबिल होते तो विपक्ष में क्यों रहते हैं लोग? सोच लीजिए बीजेपी नहीं है, सिर्फ यही लोग हैं, तो इनमें सबसे काबिल कोई तो होगा। मैंने क्या कहा ना, काबिल होते तो विपक्ष में क्यों? सारे के सारे नाकाबिल हैं। स्वाभाविक रूप से तो जनता तय कर चुकी है। तो फिर उनकी पार्टी से आप क्यों ले लेते हैं अपनी तरफ? छोड़ दीजिए, आप लेते रहते हैं, एक इधर से ले लो, इधर से ले लो, वो भी ले लेते हो। नहीं, हमने देखिए, कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को अंगीकार करता है, तो भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय की पार्टी है। हमारे यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कहीं दूसरे देश का कोई समर्थन और सहयोग आवश्यक हो, कोई आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय की पार्टी है और हर भारतीय की पार्टी होने के नाते कोई भी भारतीय, जो मैंने पहले कहा, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के उन मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों पर विश्वास करता है, स्वाभाविक रूप से वह भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ सकता है। आपको राहुल जी और प्रियंका गांधी में कौन ज्यादा काबिल लगता है? भाई, स्वाभाविक रूप से अगर राहुल जी योग्य होते तो प्रियंका जी क्यों आती? भाई, राहुल जी के फ्लॉप होने के परिणाम स्वरूप फिर उन्होंने एक अपना तुरुप का पत्ता फिर चला है प्रियंका जी के लिए। तुरुप का मान रहे हैं आप? तुरुप का मान रहे हैं? तुरुप का पत्ता उन्होंने चला है, कांग्रेस के अलावा के पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो जब उन्होंने चला है तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस ही बता सकती है। अगर राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राहुल जी पे इतना विश्वास था, तो प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो पहले भी कांग्रेस की रहती थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले चुनाव में आ रही हैं, पहले भी उन्होंने यात्राएं निकाली हैं। इन यात्राओं से सपा बसपा को थोड़ा परेशानी हो सकती है, भाजपा को कोई परेशानी नहीं। और मैं तो कहूंगा कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी को भी जाना चाहिए था, अखिलेश जी को और मायावती जी को भी जाना चाहिए था उस यात्रा में। और एक बार देखते हैं कि नमामि गंगे परियोजना, देखिए हमारे लिए नमामि गंगे परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है, पहली बार हुआ है
जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने या किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतनी आत्मीय भाव के साथ इस अभियान के साथ जुड़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ये कभी हुआ? अब तक सरकारी पैसा नमामि गंगे मिशन में लगता था, पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार मिले थे, 12 करोड़ रुपए में सभी उपहार नीलाम हुए और 12 करोड़ की राशि नमामि गंगे मिशन को उन्होंने दान दी। सियोल पीस प्राइज के रूप में उन्हें 1 करोड़ 42 लाख रुपए मिले। 1 करोड़ 42 लाख रुपए उन्होंने नमामि गंगे मिशन को दान किए। कभी हुआ इससे पहले? इससे पहले गुजरात के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल एक नारा नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार मिले थे 15 वर्षों के दौरान, उन सभी उपहारों को नीलाम करके उन्हें जो राशि प्राप्त हुई, 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, ये सभी 90 करोड़ की राशि कन्याओं की शिक्षा के लिए, कन्याओं के उन्नयन के लिए उन्होंने दान दे दी। अपने निजी सेविंग अकाउंट से 21 लाख रुपए गुजरात के अंदर वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कन्याओं के लिए कॉर्पस फंड बनाकर के उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने दान दी। और अभी प्रयागराज कुंभ में पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की शुरुआत भी की। गंगा पूजा के समय स्वयं उपस्थित होकर के भारत की आस्था को सम्मान दिया। सैकड़ों वर्षों से, आजादी के बाद 1947 के बाद तो इस देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे लोग कुंभ के आयोजन में भी आए होंगे, लेकिन अक्षय वट श्रद्धालुओं के लिए खुलना चाहिए, यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह मान्यता प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला। और यही नहीं, स्वच्छ कुंभ के संदेश को देने वाले स्वच्छता कर्मियों की पाव प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समता का संदेश, या फिर उनकी कन्याओं की शादी के लिए और उनके उन्नयन के लिए 51 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने का कार्यक्रम हो, या अपनी निजी सेविंग से 21 लाख रुपए इस कॉर्पस फंड को दान देने की व्यवस्था हो, यह कार्य पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग मोदी जी के कार्य पद्धति पर प्रश्न उठाते हैं, इनको अपने और अपने खानदान के इतिहास के बारे में देखना चाहिए, उनकी कृत्यों के बारे में एक बार देखना चाहिए, फिर तुलना करनी चाहिए, तब बात करनी चाहिए। ये तुलना और ये नतीजा उस तुलना का, उसका जवाब तो 23 मई को मिल ही जाएगा। और मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे आपसे और सवाल इन्हीं मुद्दों पर होंगे जो आपने आज रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एजेंडा इंडिया में हमारे साथ थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।